हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज हम एसएससी सीजीएल 2021 प्री के जितने भी शिफ्ट हुए थे उनके अभी हाल ही फ़िलहाल में आंसर की आई है, उन सभी पेपरों के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। मैथ सेक्शन का पहला जो अपन ले रहे हैं सेट फर्स्ट है 11/4/2022 को शिफ्ट फर्स्ट को जो पेपर लगा था उस पेपर का अपन सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में इसको हल करते। मैं इस वीडियो में आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक और कंसेप्ट और ट्रिक्स दोनों मिल जाएंगे, तो आपकी आ जाएगी इसमें स्पीड, तो आप जल्दी स्पीड से इसको कर पाओगे। और मेरा नाम है सुरेश इसरावा और एसएससी सीजीएल 2019 में मेरा अंतिम रूप से चयन हो रखा है और 3 बार मेरे 190 प्लस आ रखे हैं मैथ में 2018, 2019 और 2020 में। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसको एग्ज़ाम हॉल में पेपर को अटैम्प्ट करना था। तो इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि P और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 kg है। अब P का और 3 दोस्तों का औसत भार 55 kg है। यदि P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है तो P का भार क्या होगा। अब देखो, एक तो सीधा सीधा आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सभी का औसत वजन 55 है, इसका मतलब मान सकता हूँ कि P का जो वजन है ना वो कितना है, 55 kg तो होगा ही होगा। अब 55 से ज़्यादा होगा क्योंकि उसने कहा है कि P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है, 4 kg अधिक है औसत भार से, यानी 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है। तो 4 का मतलब है कि वहाँ पर क्या होगा, जो आपका 1-1 kg ये तीनों दोस्त देंगे और 1 kg इसका खुद का होगा और ये औसत मेंटेन हो जाएगा। तो ये जो 3 बचेगा यहाँ से, ये 3 इसका एक्स्ट्रा होगा और जैसे ही मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो ये 55 और 3 कितना हो जाएगा, 58 kg। ये तो आपका तरीका एग्जाम में था। मान लो तो ऐसे आपको दिमाग में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, ये मान लेता हूँ कि जो 4 जो दोस्त थे उन 3 जो दोस्तों का औसत मान लेते हैं x था, 3x हो गया। फिर चौथा जो P आया उस P का भी औसत x था, लेकिन उस P का जो औसत है वो कितना ज़्यादा था, उसके औसत से 3 दोस्तों के औसत से 4 ज़्यादा था। तो 3x + 4 बराबर ये दे रखा है इनका औसत 55 और ये टोटल व्यक्ति थे 4, तो 4 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से ये आया 4x + 4 यानी 4 मैंने कॉमन ले लिया तो x + 1 और ये आ गया 55 × 4, 55 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। x का जो मान आया वो कितना आ गया, 54, x का मान 54 आ गया। 54 अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि P की जो वैल्यू है वो है x + 4 अपन ने ली थी, तो ये 54 प्लस का 4, 54 और 4 कितने हो गए, 58 kg, यानी P की जो वैल्यू आएगी, P का मान कितना आ जाएगा, 58 kg। ऑप्शन इसका थर्ड से हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा। प्रश्न 2 दे रखा है A और B की मासिक आय का अनुपात है 11:13 और उनके व्यय का अनुपात है 9:11। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर कितना होगा। यहाँ पर जो है वो आय दे रखी है, आय किस किस की दे रखी है, A और B की, और यहाँ दे रखी है आय 11 और 13, और यहाँ पर उनका दे रखा है वे, और वे जो दे रखा है वो दे रखा है 9:11। यहाँ जो आएगी वो आएगी आपकी बचत। अब अगर आय में से वे को घटा दे तो बचत होती है, तो यहाँ बचत 2 रुपये की हो रही है। 13 में से 11 को घटाया, यहाँ भी 2 रुपये की हो रही है। एक तरीके से दोनों बराबर है। जब बराबर है तो आपको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो 2 की बचत कर रहा है प्रत्येक, वो कितने के बराबर है, 4,000 के बराबर है, और एक का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। एक का मान 2,000 है। उसने बोला कि उनकी आय का अंतर कितना है, एक की आय 11 और एक की आय 13, तो आय का अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 का मान अभी अपन ने देखा था कितना हो गया, 4,000। तो यहाँ से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4,000। बिल्कुल, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है AB के अंदर O वाले वृत्त का एक व्यास है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये एक दे रखा है आपको सर्कल, और AB जो है वो यहाँ से ये A पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है B, ये O के अंदर वाला एक वृत्त है, इसका व्यास है। बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लेते हैं ये बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये C वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिसे BC को आगे बढ़ाने, अब ध्यान रखो BC को आगे बढ़ाना है, इसका मतलब मैं इस B से लेकर के C तक को आगे बढ़ाऊंगा। मान लेते हैं यहाँ पॉइंट C था
और BC को आगे बढ़ाने पर ये स्पर्श रेखा को बिंदु P पर जाकर के मिलता है। यदि कोण APC बराबर 62 डिग्री, यहाँ डिग्री दे रखा है APC, ये जो दे रखा है वो दे रखा है 62 डिग्री, तो लघुचाप AC का माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो इसने पूछना था वो ऐसे पूछ रहा था, लघुचाप AC द्वारा जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये जो चाप है वो AC ये रहा, और यहाँ से ये जो कोण था ये कोण ये पूछना चाह रहा था। थोड़ी सी लैंग्वेज में आपकी इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ अगर मैं बात करूँ इस कोण की, तो आपको पता है कि ये इसकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये पूरे त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का, ये 62 है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये जैसे ही 180 में से घटाएंगे तो ये कोण कितना आ गया, 28 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 28 डिग्री। एकदम सिंपल सा था, थोड़ी सी यहाँ लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रखी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, दो संख्याओं का LCM और उनके महत्तम समापवर्ती यानी HCF का 56 गुणा है। यानी कि यहाँ पर दे रखा है HCF और LCM। यहाँ HCF अगर x है ना, तो ये दे रखा है 56 गुणा यानी कि 56x मान लेते हैं। HCF और LCM का योग है 1710, और यहाँ योग कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है 56 और 1 57x। तो 57x की जो वैल्यू है ना वो 1710 दे रखी है। x की जो वैल्यू आएगी, जैसे ही इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 30, x का मान आ गया 30 आते ही ये हो गया HCF 30, और ये हो गया 51 गुणा 30। अब बोला यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। LCM और HCF में ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका LCM गुणा HCF। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या में, पहली संख्या है 240, दूसरी संख्या मुझे नहीं पता, ज्ञात करनी है। उसके बाद में LCM दे रखा है आपका 56 गुणा 30, और HCF दे रखा है 30। काट देते हैं, 30 से काटा 240 को 8 से काटा 56 को 7, और x बराबर 7 को 30 से गुणा किया 210, यानी कि जो दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 210। इस तरीके से आप LCM और HCF को कर सकते थे। ये आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका पाई चार्ट का था और एकदम आसान प्रश्न था। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराया पर खर्च की गई कुल कमाई का कितने % है। कुल कमाई यानी डिग्री में दे रखा है, कुल कमाई डिग्री में जो होगी वो टोटल होगी 360। अब ये जो बाकी दे रखे हैं इनको जोड़ के ऊपर लिख दो डिग्री में। बच्चों की शिक्षा, ये चिल्ड्रन एजुकेशन, ये रहा 70 डिग्री। इसके बाद परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट, ये रहा 50 डिग्री, और किराया रेंट यानी ये रहा 60 डिग्री। तीनों को जोड़ा 50 70 60 180 हो गया। तो 180 ऊपर नीचे डिग्री है तो गुणा कर दो परसेंटेज निकालने के लिए 100। 180 से काटा 2 और 2 से इसका भाग दे दो 50%, यानी कुल कमाई का कितने % हो जाएगा, 50%। एकदम आसान सा प्रश्न था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये भी आपका पाई चार्ट का ही है। दिए गए हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है और छात्रों की कुल संख्या 350। प्रश्न आपको दे रखा है 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 और 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। 140, देखो ये रहा 140 से लेकर के उससे अधिक, तो ये आपको जोड़ना है। ये 55 है यहाँ पर, ये 40 है और ये 15 है, तो जोड़ा इनको 55 और 15, ये हो जाएंगे 70, 70 और 40 110। ठीक है, अनुपात। अब 60 और 120 के बीच में देखो, ये यहाँ 60 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लेके 100 से 120, ये तीन को जोड़ना है। किस किस को, 32 को, और ये 45 दे रखा है, और ये आपका दे रखा है आपसे यहाँ पर 60। इनको आपस में जोड़ना है, 60 40 100, और ये हो जाएंगे 137, यानी 110 अनुपात 137। बस इतना सा करना था, यही दोनों का अनुपात है 110 अनुपात 137। उल्टा नहीं करना था, ध्यान रखना है। पहले 140 और उससे अधिक दे रखा है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखो, ये इसका बढ़िया प्रश्न था। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थियों यानी लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए।
20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, मान लेते हैं कि एक तरफ आपको दे रखे थे लड़के और एक तरफ दे रखी थी लड़कियाँ। इन दोनों का अलग अलग दे रखा है। लड़के मान लेते हैं 100x था और लड़कियां जो है वो 100y। 100 और केवल 100 नहीं मान सकते, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। 20% इसमें से अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि मैं फेल का लिख रहा हूँ, तो ये 20x इसमें से फेल हो गए लड़कों में से और 15y लड़कियों में से फेल हो गए। पास वाले जो हैं वो यहाँ दे रखे हैं, यानी पास कितने होंगे 80x और यहाँ पास कितने हो जाएंगे आपके 85y। अब प्रश्न में यहाँ पढ़ो, देखो लड़कों की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। इसका मतलब ये उत्तीर्ण करने वाले जो माइनस का चिन्ह, इससे ये कितना ज़्यादा है, ये दे रखा है 70 ज़्यादा है। पहली समीकरण। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये फेल वाला कॉलम दे रखा है। यहाँ पर इन दोनों को जैसे ही जोड़ा, इसका मान कितना आ रहा है 90 आ रहा है। बस ये दो समीकरण आ गई। दो समीकरण से x और y की वैल्यू को निकालना है। x और y की वैल्यू को निकालना है तो मैं गुणा कर देता हूँ इसको 4 से। जैसे ही गुणा किया 80 और ये 80, तो ये इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ से। 15 चौक 60, 60 और 85, अगर 60 और 85 को जोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे 60 और 85, तो ये हो जाएंगे आपके 150y इज इक्वल टू, ये 9 चौक 36, 360 और यहाँ से कितना दे रखा है 4 से गुणा किया तो ये माइनस का था, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 60 और 85 कितने हो गए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 145। तो 360 और 70 यानी कितने हो गए आपके, इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 290। तो y की जो वैल्यू आई वो आ गई 2। y की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं इस समीकरण में y की वैल्यू रख देता हूँ। देखो 15 गुणा 2 30, 30 इसमें से घटा 90 में से 60, यानी 20x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आते ही यहाँ रख दो। लड़के तो टोटल थे 300 और लड़कियां जो टोटल थी वो थी 200। तो 300 और 200 टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 500। ये एक इसमें अच्छा प्रश्न था पेपर का। अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 8। इस व्यंजन का मान निकालना था, तो सीधा सीधा लिख देते 372 डिवाइड बाई 56 और गुणा में दे रखा है 7 माइनस 5 प्लस का 2। 7 से काट दो, कितना हो गया 8, 8 से काटा 8 चौक 32 और यहाँ से कितना बचा 32 के बाद 5 52, यह आपका बचा 52 और इसमें भाग देंगे तो 8 छंग 48, 4 बचा यानी कि 1/2। तो ये आपका हुआ 46 सही 1/2। ये -5 और +3 तो माइनस का 3 और 46 से 1/2 में से -3 घटाया तो ये हो जाएगा 43 सही 1/2 और ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का था, आसान सा एकदम प्रश्न था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 9। देखो 9 नंबर प्रश्न है ना, वो एक आपका कॉमन सेंस का प्रश्न था। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है x - 1, x + 1 और x + का 3। तो पूछा है कर्ण की लंबाई क्या होगी। कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर आपने देखा होगा 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट, अगर मैं x की वैल्यू जो है ना वो 7 रख देता हूँ तो 7 - 1 6 होता है, 7 + 1 8 होता है और 7 + 3 10 होता है। तो 6, 8, 10 एक समकोण त्रिभुज होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ कर्ण का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे चले इसके प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न दे रखा है त्रिभुज एबीसी में बिंदु PQR क्रम से AB, BC और CA पर इस प्रकार लिए गए हैं। देखो यहाँ पर जो है ना वो एक त्रिभुज दे रखा है, ये एक त्रिभुज है AB और C। ABC त्रिभुज में PQR यानी P AB पर है, BC पर Q है और AC पर R है। इन तीनों को एक बार यहाँ पर इस तरीके से ये मिलाया गया, एक बार इन्हीं को मिला देते हैं। आगे प्रश्न में देखो BQ बराबर PQ, तो यानी कि ये जो BQ है और ये PQ है ये दोनों बराबर है। जैसे ही ये समझ में आया कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं।
तो अगर ये x होगा ना तो ये भी कितना होगा, x होगा। QC बराबर QR, यानी ये QC डबल लाइन खींच रहा हूँ और QR ये बराबर है, तो इसके सामने अगर ये कोण y है तो ये भी यहाँ पर कोण कितना होगा, y। ये दे रखा है कोण BAC बराबर 75 है। BAC ये जो है ना वो 75 डिग्री का दे रखा है। आपसे पूछा है PQR का मान क्या होगा, यानी इस कोण का मान पूछा है कितना होगा। अब देखो पूरे त्रिभुज में ये आपका दे रखा है कोण x, ये कोण y और ये 75। तो मैं आपसे यहाँ पूछूं x प्लस y का मान क्या होगा, तो आप 180 में से 75 को माइनस कर देंगे तो कोण आ जाएगा 105 डिग्री। अगर मैं इसको डबल कर दूं 2x प्लस 2y, 2 से गुणा किया, मैंने कहा 210 डिग्री। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये इस त्रिभुज में यहाँ वाला जो कोण है ये और यहाँ वाला कोण है ये देखो, ये 2x और ये वाला कोण 2y और ये वाला कोण, ये दो त्रिभुज के बराबर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2x प्लस 2y, इसको नाम दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दिया इसका r, और यहाँ पर नाम दे देते हैं कैपिटल A दे दो, कैपिटल सॉरी स्मॉल a स्मॉल b दे दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से 2x प्लस 2y 210 माइनस किया तो a प्लस बी का जो मान आया 210, इसमें से जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा 150। अब देखो ये जो पूरा कोण है ना वो 180 का होता है, और ये वाला 150 है, तो बाकी कितने का रहेगा, तो आप कहोगे 30 डिग्री का, और यही कोण आपसे इसमें पूछा था, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्णित है। अब देखो केंद्र O वाला एक वृत्त दे रखा है, ये एक दे रखा है वृत्त, इसमें है ABC, यहाँ पर आपको दे रखा है ABC, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। O केंद्र वाले वृत्त में मान लेते हैं ये बिंदु O है। लघु चाप BC पर एक बिंदु D है, BC पर मान लो ये लघु चाप है और यहाँ पर है बिंदु D। कोण CBD, अगर मैं इसकी बात करूँ कोण CBD ये जो कोण है वो कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। कोण BCD का मान क्या होगा, कोण BCD, इस कोण का मान आपसे पूछा है कि इस कोण का मान क्या होगा। यहाँ इस कोण का मान आपसे पूछा है। अब मैं कहूँ पहली चीज़ दी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 का होगा क्या, ये 60 होगा। तो यहाँ देखो ये 4 पॉइंट A B C D, जब भी 4 पॉइंट किसी वृत्त पर आते हैं तो वो हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज यानी कि उसकी विशेषता होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो मैं कहूँगा कि ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब आपसे ये वाला कोण पूछा है, यानी कोण BCD, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 120 और 40 160, तो बाकी बचेगा 20 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था एक। प्रश्न नंबर 12, ये भी इसमें एक कंसेप्ट का प्रश्न था आपका। एक मोटरबोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लेती है। धारा के विपरीत दिशा में जाने में, यानी कि मैं लिख देता हूँ 24x माइनस वाई और 24x प्लस वाई, धारा की दिशा में जाने में। ये बोल रहा है कि इनमें जो अंतर है ना वो आधे घंटे का, 30 मिनट का आधे घंटे। शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर है, नहीं 2 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब अगर इनके बीच में 1/2 का जो अंतर चल रहा है ना, वो अगर उसको मुझे कवर करना है, तो यहाँ दे रखा है कि x का मान तो स्पीड 20 है, इसका मान भी 20 है, तो मैं अगर y का मान 4 ले लूँगा ना, तो यहाँ 4, 20 और 4 24, 24 में 24 का भाग दिया 1 घंटा, और 20 में से 4 गए 16, 24 में 16 का भाग दिया तो ये 1.5 घंटा। 1.5 घंटे और 1 घंटे में अंतर आधे घंटे का होता है। इसका मतलब धार जो शांत जल में जो चाल है वो कितनी है, यहाँ पर ये जो है ना धारा की चाल ये 4 है और नाव की चाल है 20।
अब बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर वृद्धि कर दी। तो अब नाव की जो चाल है वो होगी 22 किलोमीटर प्रति आवर, और जो जल की स्पीड है वो कितनी हो गई 4 किलोमीटर प्रति आवर। आपसे बोला है कि 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी 39/x + y, और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में x - y कितना समय लगेगा। तो x + y 22 और 4 26, यानी 39/26 प्लस का 30/22 में से 4 गए 18, इसको हल करना है। तो ये 13 से काट दो, यानी 3/2, यानी कि 1 घंटा और बोल सकते हैं 30 मिनट, और इसको काटा 6 से, 6 पंजे 30 और 6 तिये 18, यानी 1 घंटा और 40 मिनट। तो यहाँ से आया 2 घंटे और 70 मिनट। 70 में से 60 इधर गया तो क्या हो गया 3 घंटे और 10 मिनट। तो 3 घंटे और 10 मिनट का टोटल इसको टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था आपका, एक टाइम ले सकता था ये थोड़ा सा। 2 प्रश्न अभी तक इसमें अच्छा हैं। आगे चलें इसके प्रश्न नंबर 13 में। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा। यदि सी ने इसे 5625 रुपये का भुगतान किया तो ए के लिए कितना भुगतान किया। मान लेते हैं ये ए था और ए ने बी को बेचा 25% लाभ पर। 25 का मतलब होता है 1/4, इसका मतलब 1/4 होता है, यानी 4 की जो वस्तु थी उसको 5 में बेच दिया। ये अब वस्तु बी के पास आ चुकी है। अब बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, तो 10% का मतलब होता है कोई चीज़ अगर 10 की थी ना उसको 1 की हानि करके 9 में बेच दिया। और ये बेचने के बाद में सी के पास आई और सी के पास आ गई कितने रुपए में 5625 में। मैं इसको काट देता हूँ, 5 से काटा इसको 2, 9 का भाग इसमें देंगे। तो 9 का भाग जैसे ही इसमें देंगे तो 9 × 6 = 54, 2 × 22, 9 × 2 = 18, 4 × 45 और ये 5 × 45, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो 625 को गुणा करना है 8 से। अब 600 को कर दो 8 से 48, और 25 को कर दो 8 से 200। 4800 और 200 कितने हो गए 5000 रुपये। इसको गुणा करोगे तो ए की जो वैल्यू आएगी, यानी ए के पास में वो कॉस्ट थी वो कितनी थी 5000 रुपये। अगला इसका जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 14 ये पाई चार्ट का प्रश्न है। इसमें दे रखा है 2014 और 2017 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात। तो ए प्रकार की 2014 में ये रही और 2017 में ये रही। तो यहाँ 2000 में दे रखा है 200 प्लस इसमें दे रखा है 175, यानी ये जो आपकी आएगी वैल्यू 375। 2015 और 2016 में बी प्रकार की, देखो ये 2015 और 2016 में बी प्रकार की बात करूँ तो ये है 250 और ये है 200, इनको जोड़ेंगे तो आएगी आपकी ये 450। इसकी वैल्यू निकालनी है। 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25 12, यानी कि ये आ गया 15, और 25 से इसको काटा तो ये आ गया 18। इसको फिर से काट देते हैं, 3 से 5 और फिर से कटेगा 6, 5:6, ये दोनों का अनुपात आ जाएगा। अगला इसका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एलजेब्रा का ये फिक्स पैटर्न था, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूं x + y का मान इधर ले लेते हैं 3, तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला है, तो इसका क्यूब करेंगे तो a³ प्लस का b³ प्लस का 3a × b a + b, और इसका क्यूब करेंगे तो -27। x + y की वैल्यू -3 है, तो 3 माइनस का रखते 3 × 3 9 हो जाएगा। तो x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस का 9xy = -27। बस ये संख्या यहाँ दिख रही है, इसकी जगह -27 रख दो, प्लस का 9 और ये आ जाएगा -18। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न था, बस एक फॉर्मूला आपको याद करना था। प्रश्न नंबर 16 ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। देखो साइन 23 डिग्री और कोस 67 होता है ना, उसको चेंज करते ही साइन 23 आ जाता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखो कोस 23 और साइन 67 को चेंज कर देते हैं कोस में, तो कोस 23 हो जाएगा। इसको फिर से मैंने इसको यहाँ लिख दिया, देखो इसको यहाँ लिखा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 23 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस ये देखो साइन 38 जो है ना,
जिसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये कोस 52 में चेंज हो जाता है। और आपको पता है सेक और कोस जब आपस में गुणा होते हैं तो एक हो जाता है, ये एक हो गया प्लस ये कोसेक 52 और कोस 38। कोस 38 जो है वो साइन किस में चेंज हो जाएगा, 52 डिग्री में। और साइन और कोसेक आपस में गुणा होते हैं सेम ही थीटा में, तो एक आ जाता है। नीचे कोसेक स्क्वायर 20 चेंज होगा सेक स्क्वायर 70 में। तो आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 होती है, तो ये 1। तो 3/1 यानी आंसर क्या आ गया 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सेकंड नंबर, और आंसर आएगा 3। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में दिया ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? एक दे रखा है ए और एक दे रखा है बी, वही है ये 16 और यहाँ पर ये 12। इनका एलसीएम ले लेते हैं 48, ये हो जाएगा टोटल काम। ठीक है, अब इन 16 में 48 का भाग दिया 3 और 12 का भाग दिया 4, ये इसकी आ गई कार्य क्षमता, इफिशियंसी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो ये दोनों एक दिन में 7 कार्य कर रहे हैं, तो 4 दिन में 7 चौक 28 काम कर चुके होंगे। 48 में से 28 काम हुआ, अब बचा कितना काम? 20 काम। अब इस बचे हुए काम को कौन करेगा? बी करेगा। और बी एक दिन में कितने काम करता है? 4। तो जैसे ही 20 में 4 का भाग दिया, यानी बी ने जब शेष कार्य बचा वो कितने दिन में पूरा किया? 5 दिन में। देखो बी ने यहाँ पर पहले 4 दिन काम किया और यहाँ पर लास्ट में 5 दिन किया, तो 5 और 4 टोटल बी ने कितने दिन कार्य किया? 9 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। अब ये कंसेप्ट बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान भी रख लेना। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से, यानी कि एक अधूरी मीनार के आधार से, इस आधार से यहाँ पर, ठीक है, 78 मीटर की दूरी पर अधूरी मीनार के शिखर का ऊनियन कोण, यानी एक दूसरी अधूरी मीनार है, उस मीनार के शीर्ष का ऊनियन कोण ये मान लेते हैं यहाँ तक, ये कितना है? 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? अब देखो ये मीनार को मान लेते हैं ये इतना ऊंचा बना दिया, ताकि उस बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री दिखाई दे। यानी कि जो यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। ये बार बार लगता है आपको, ये ध्यान होना चाहिए, ये याद ही कर लो आप, ये फिक्स पैटर्न है। ये 30, ये 60, क्योंकि निकालेंगे तो उतना टाइम नहीं है। देखो जैसे मान लो ये 2 होता है, ये 1 होता है और ये √3 होता है। अब इसको बस उल्टा कर दिया, यहाँ उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने के बाद में ये सेम, देखो ये जो 30 है ना, तो ये 60 होगा और ये 30 होगा, और बाकी वही कंडीशन लगेगी, ये 2, ये 1 और ये √3। अब मीनार की जो ऊंचाई कितनी बढ़ाइए? 2 बढ़ाइए, और ये √3 का जो मान है ना वो 78 है, तो √3 की जो वैल्यू है वो 78 है। तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 78/√3 गुणा 2, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 का भाग इसमें देंगे तो ये आपका आ जाएगा 26। 26 गुणा 2 यानी कि 52/3। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52/3। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये, सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट के कूपन के साथ में वस्तु का नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल के छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु 216 रुपये में, तो X का मान क्या होगा? देखो पहले 400 पर इसने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दिया, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये पहले 400 रुपये की वस्तु थी, इस पर 10 का डिस्काउंट दिया, यानी 10 की वस्तु उसने 9 में दे दी। फिर दोबारा एक X% का डिस्काउंट दिया, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, मैंने यहाँ खाली जगह छोड़ दी, और ये वस्तु लास्ट में मुझे पड़ी 216 रुपये की। ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, और इस 9 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, 9 2 18 और 9 चौक 36, यानी कि जो ये यहाँ जो वैल्यू आई वो आपकी आई 24/40, और 24/40 को फिर से 4 से काटा 6/10।
6/10 का मतलब कोई वस्तु मुझे 10 रुपये की थी और वो मुझे 6 रुपये में घर पे आके पड़ी, तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिला? 4 का। कितने पर मिला? 10 पर, और गुणा में 100। तो आप कह सकते हैं कि मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है? 40% का। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। आगे चलिए प्रश्न नंबर 20 प्रश्न आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि घन पूरी तरीके से डूब जाता है तो जल के स्तर कितना होगा? देखो, एक आयताकार कंटेंट है और आयताकार कंटेंट में आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई ही मैटर करती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ही मैटर करेगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है ना वो पानी का स्तर है, 15 तो पहले थी, अब कितनी और बढ़ेगी वो डिपेंड करेगी इस घन के डूबने पर। ये जो घन है वो 8 सेंटीमीटर का है, यानी ये जितना आयतन ऊपर करेगा उतना ही उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। जितना इसका आयतन होगा घन का उतना ही इस जो आपके कंटेनर की ऊंचाई बढ़ेगी। तो कंटेनर की है लंबाई 16, चौड़ाई है 8। मुझे नहीं पता कि उस घन को डालने से इसकी ऊंचाई जल की स्तर कितना बढ़ेगा, h मान लिया, और इस जो घन का आयतन है वो है 8 गुणा 8 गुणा 8। तो ये 8 से 8 कैंसिल, 8 से इसको काटा, ये बचा 2, और 2 से इसको काटा तो ये आया 4। तो h का मान यानी कि पानी की जो ऊंचाई है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 21 नंबर दे रखा है, वही एक आपका पाई चार्ट का 6 से 12 के बीच में दिखाया गया। तो सुबह 6 से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या 6 से 8 के बीच, ये 6 से 8 यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, 70 और 105 यानी कि 175। और सुबह 9 से 11 के बीच, ये रहा यहाँ पर 9 और ये 11 के बीच, तो ये 95 और 115, 115 और 95, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 210। इनकी कारों का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो यहाँ से वापस 5 से कैंसिल कर दें, 5 दिए 15 और ये 35 और इसको काटा 42, फिर 7 से काटा, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 5:6। अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 22 दे रखा है वह सबसे बड़ी संख्या, ये दे रखा है 2, 3, A, 6 और ये B। 3 से तो विभाज्य और 9 से विभाजित नहीं है, तो 9 से जो विभाजित है ना वो ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं। देखो, 9 से विभाजकता का नियम कहता है अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो ये 9 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, 1 8 में से इसको दिया 8 और 1 9, 1 इसको दिया 8 और 1 9, ये 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अब मैं जैसे पहला ऑप्शन देखता हूँ, देखो ये 6 और 3 9, ये 9 और ये 8 8 16 और 2 18, यानी 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। बाकी ये इसके 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में से इसको देख लेते हैं, इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को। इसको देखें कि यहाँ पर कितना आ रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, 6 और 3 9 और यहाँ पर 7 और 2 9 और 8 और 7 15, इसका मतलब इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। 6 और 3 9, इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा। आपके पास में ये भी बचा और ये भी बचा, ठीक है। यहाँ ये 2 ऑप्शन बचे, लेकिन इसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मुझे इसमें से देख के बताओ, 23 7 6 8 7 और यहाँ पर 23 9 6 8 5, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? क्या बड़ी संख्या ये है क्या? तो ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 96 85, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले प्रश्न नंबर 23। ये भी आपका एक बढ़िया प्रश्न था। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस कोस थीटा, आपसे इसका मान पूछा था। अब यहाँ पर जो है ना वो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो मैं इस साइन स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कोस थीटा। यहाँ से इस 4 साइन स्क्वायर को उधर भेज दें तो ये लिख दिया 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये 4 उधर गया तो माइनस का होगा, 3 प्लस का है तो माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 3 कोस थीटा बराबर 0।
अब समीकरण के आपको गुणनखंड करने हैं, तो मैं लिख देता हूँ 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कोस थीटा माइनस का कोस थीटा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 4 कोस थीटा इसमें से कॉमन आया तो यहाँ से बचा कोस थीटा प्लस का 1 और यहाँ -1 कॉमन आया तो ये बचा कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो वैल्यू आएगी कोस थीटा की -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि 0 और 90 के बीच में कभी भी कोस नेगेटिव में नहीं आता है। दूसरा बचा 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और कोस थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 1/4। आपको पता है ये आधार होता है और ये इसका कर्ण होता है, और लंब अगर निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा √15। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणा टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? आप कहेंगे √15 और आधार है 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +4। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, और कर्ण कितना है 4, माइनस सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, तो यहाँ मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 4, क्योंकि कोस 1/4 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4। तो ये 4 से 4 कटा, 2√15 में से √15 गया तो √15 बचा और यहाँ पर बचा -4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये प्लस का चिन्ह है ना, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3√15 - 4, 3√15 - 4, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 3 प्रश्न इसमें बढ़िया थे अभी तक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है x + 6y = 8। यही x³ प्लस 216y³, यही इसका क्यूब करना है। तो a³ प्लस b³ प्लस का 3 × a × b, ठीक है, a + b, x + 6y = 8 का क्यूब होता है 512। इसकी वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3। x और y की जो वैल्यू है वो 2 दे रखी है, गुणा 2 गुणा 6, और x + 6y की वैल्यू है 8, तो ये आ गया 8, और बराबर दे रखा है 512। इसको गुणा कर दो आप, 6 और 6, 36 को गुणा करना है 8 से और इसको घटा दूँ, 8 6 48, 4 24 और 4 28, 288, इसमें से घटा दो, 12 में से 8 गए 4, 9 11 में से 9 गए 2, और यह आपका आ गया 224। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 224। लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस सीरीज का लास्ट आपका पेपर का प्रश्न है ये, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर है 5082, तो वह राशि कितनी होगी? देखो, राशि मान लेते हैं 100। आपको पता है कि पहले साल 10 ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 10 और 10 20 मिलेगा, और 10 पर और मिलेगा तो वो ब्याज हो जाता है 21। फिर तीसरे साल ये इतना तो मिलेगा ही मिलेगा 31, और फिर आपका जो है वो 10% और मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर 10-10 के 3 स्लॉट मिलेंगे, 30, और फिर उसके बाद में जो मिलेगा तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 33.1। ये आपको याद रखने की किस तरीके से इसमें जो आपका लग रहा है। फिर जो चौथा दे रखा है, देखो चौथे में क्या है 33.1, ये 33.1 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 33.1 का फिर से 10% लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 10% अगला और 3.31, और ये जब इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया आपका 46.41। ये 2 साल का ब्याज है 21, ये 46.41, इसमें से 21 को घटाया तो ये 0.41, और यहाँ से ये बचा आपका 0.25, यानी 25.41 की जो वैल्यू है वो 5082 रुपये। तो एक की वैल्यू, तो इसमें भाग देंगे 25 41 और ऊपर गुणा कर दिया 100 का, और जो वैल्यू चाहिए वो 100 की और चाहिए, तो फिर से 100 का गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 2 से, यानी 200 ये और 100% वाले, क्या आंसर आ गया 20,000। ये आंसर आ जाएगा 20,000।
आपको ध्यान रखना है 10% वार्षिक ब्याज की दर होती है। तो पहले साल चक्रवर्ती ब्याज 10%, दूसरे साल 21, तीसरे साल 33.1 और चौथे साल के अंत में होता है 46.41। ये आपको डेटा याद होना चाहिए, थोड़ा सा ये आगे भी आपके काम आएगा। ऐसा एक मेंस के शायद 2018 के पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, सेम इसी तरीके का प्रश्न था, उसमें कुछ अलग डेटा पूछा गया था, बाकी यही कंसेप्ट सेम था। तो आई होप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में, और अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है तो आप इसको वापस रिवाइज करके देखें। आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। और बाकी आगे के इसके जितने भी सेट है वो मैं धीरे धीरे इसमें सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा सारी शिफ्टों के, तो आपको एक अच्छा और बेहतर आइडिया हो जाएगा और आप लगातार कंटिन्यू मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैथ से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे आपके इस पर क्लियर कर दिए जाएंगे, और रीजनिंग के वीडियो भी इस पर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।